एविएशन इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े और चौंका देने वाले फाइनेंशियल रहस्य पर आज हमारा ये एक्सप्लेनर फोकस करेगा। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया, और इस डीप डाइव में हम सीधे इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2026 के आखिर में। दुनिया भर में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम अचानक $85 से उछलकर सीधे $150 पर बैरल तक पहुंच गया। सोचिए, एकदम से इतना बड़ा उछाल ग्लोबल मार्केट के लिए तो यह सच में किसी भूकंप से कम नहीं था। और इस अचानक आए ऑयल शॉक का असर बड़ा भयानक निकला। 26 अप्रैल 2026 को भारत की 3 सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने एक इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। उन्होंने सरकार को एक SOS चिट्ठी लिखी और साफ चेतावनी दी कि उनका पूरा ऑपरेशन ठप होने की कगार पर है और उनकी एयरलाइंस पूरी तरह से कोलैप्स हो सकती हैं। लेकिन अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। जब ये एग्जैक्ट सेम ऑयल शॉक पूरी दुनिया पर आया, तो मेजर ग्लोबल कैरियर्स ने क्या किया? लुफ्थहांसा ने अपनी 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। यूनाइटेड और एयर फ्रांस ने किराए बढ़ा दिए। उन्होंने हालात के हिसाब से खुद के ऑपरेशंस एडजस्ट किए। लेकिन इंडियन एयरलाइंस उन चंद गिनती की ग्लोबल एयरलाइंस की माइनॉरिटी में शामिल थी जो खुद को हालात में ढालने के बजाय सीधे सरकार के पास पहुंच गई बेल आउट मांगने। ऐसा आखिर क्यों हुआ कि हमारी एयरलाइंस एक झटके में उड़ना बंद करने की हालत में आ गई? पाइए आगे बढ़ते हैं और इन 4 स्ट्रक्चरल कल्प्रिट्स की पड़ताल करते हैं जो इस एक्सट्रीम फ्रेजिलिटी के पीछे छिपे हैं, और इसके बाद हम उन स्ट्रक्चरल फिक्सेस की भी बात करेंगे जो इस समस्या को सुलझा सकते हैं। पहला सेक्शन है द टैक्स कैस्केड। ये पहला सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल कल्प्रिट है जो इन एयरलाइंस के कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल घुसा हुआ है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF हमारे स्टैंडर्ड GST के दायरे से बाहर रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एयरलाइंस को एक मल्टीप्लिकेटिव कैस्केड का सामना करना पड़ता है। होता यह है कि पहले 11% सेंट्रल एक्साइज लगता है और फिर उस टोटल अमाउंट के ऊपर अलग अलग राज्यों का भारी भरकम वैट थोप दिया जाता है, जो कि 29% तक हो सकता है। यानी लिटरली टैक्स के ऊपर टैक्स। और इस पूरे मैथ्स का नतीजा देखिए। क्योंकि ये टैक्सेस मल्टीप्लिकेटिव हैं, तो अगर रॉ फ्यूल की कीमत में सिर्फ ₹1 का इजाफा होता है, तो हाई टैक्स हब्स जैसे तमिलनाडु में एयरलाइन की जेब से ₹1.43 का खर्चा निकलता है। ये बिल्कुल एक सीधा और तगड़ा नुकसान है जो इन एयरलाइंस को उठाना पड़ रहा है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, अनहेज्ड रिस्क्स। यहां हमें यह देखना है कि एयरलाइंस अपने ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करती हैं, या सच कहूं तो उसमें कैसे बुरी तरह से फेल हो जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले हेजिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। असल में ये एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है जहां एयरलाइंस पहले से ही एक फिक्स प्राइस पर अपने आने वाले फ्यूल को बुक कर लेती हैं। इससे होता यह है कि अगर अचानक मार्केट में शॉक आए या दाम बढ़ जाएं तो उन्हें नुकसान नहीं होता। किसी भी बड़े बिजनेस के लिए अपना ऑपरेशनल कॉस्ट पहले से लॉक इन करने का ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड और ज़रूरी प्रोटेक्टिव मेजर है। लेकिन आप ज़रा तुलना देखिए। एक तरफ यूरोपियन एयरलाइंस हैं जैसे रायन जिसने एग्रेसिवली अपने फ्यूल का 80% हिस्सा हेज किया हुआ है, और ईजीजेट ने 70%। पर दूसरी तरफ इंडियन कैरियर्स वर्चुअली अनहेज चल रही हैं। उन्होंने भविष्य के लिए कोई एडवांस प्राइस लॉक इन नहीं किया। और तो और इनके लगभग 60 से 65% ऑपरेटिंग कॉस्ट्स जैसे लीज और फ्यूल डॉलर्स में होते हैं, जबकि इनकी 90% से ज्यादा कमाई रुपीज में होती है। ये कितना बड़ा और खतरनाक रिस्क है, आप खुद सोच सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है, जो इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल में भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, कि ऐसे अनहेज्ड कैरियर्स असल में एयरलाइंस की तरह काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस के खिलाफ रुपए पर लगाई गई एक बहुत ही वल्नरेबल फाइनेंशियल बेट की तरह चल रहे हैं। एक तरह की पूरी सट्टेबाजी। तीसरा सेक्शन है द मिसिंग वॉर चेस्ट। अचानक मची इस पैनिक और भगदड़ का तीसरा सबसे बड़ा कारण है इन एयरलाइंस के पास इमरजेंसी फाइनेंशियल बफर्स का पूरी तरह से गायब होना। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। हाल ही के सालों में इन कैरियर्स ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कमाए, अपने नुकसान को काफी हद तक कम किया, पर इन्होंने इस पैसे का आखिर किया क्या? इन्होंने अपना सारा एक्स्ट्रा पैसा हिस्टोरिक 550+ एयरक्राफ्ट की नई फ्लीट एक्सपेंशंस में डाल दिया। मतलब एक तरफ नए जहाजों के इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, पर दूसरी तरफ कैश बफर्स एकदम मिनिमल हैं। बुरे वक्त के लिए किसी ने थोड़ा सा भी पैसा बचा कर नहीं रखा। देखिए,
किसी भी एयरलाइन की असली फाइनेंशियल हेल्थ मापने का सबसे सही तरीका होता है उसके फ्यूल बर्न डेज चेक करना। ये रेशियो बताती है कि अगर कल को सब कुछ रुक जाए या फ्यूल कॉस्ट अचानक आसमान छूने लगें तो कोई एयरलाइन अपने कैश रिजर्व्स के सहारे कितने दिन तक बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के जिंदा रह सकती है। और इस बेंचमार्क पर फर्क देखिए जो और भी ज्यादा चौंका देने वाला है। सिंगापुर एयरलाइंस और रायन एयर जैसे कैरियर्स अपने पास कई 100 दिनों के ऑपरेटिंग आउटफ्लो के बराबर बफर मेंटेन करते हैं। वहीं इंडियन कैरियर्स की हालत यह है कि ये बहुत ही डेंजरसली थिन मार्जिन्स पर उड़ रहे हैं। इनके पास 100 दिन से भी कम का फाइनेंशियल बफर होता है। और यही चीज हमें इस पजल के चौथे हिस्से की तरफ ले जाती है, सेक्शन 4, द बेल आउट हैबिट। ये कोई एक आध दिन की बात नहीं है, बल्कि संकट आने पर यह इनकी एक गहरी और आदत बन चुकी कॉर्पोरेट प्रतिक्रिया है। इस पूरी कहानी में ये हिस्टोरिकल पैटर्न सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2008 का क्राइसिस हो, 2012, 2018 या फिर 2020 का दौर, हर बार जब भी कोई ग्लोबल शॉक आया है, बात आखिर में यहीं आके रुकी है कि सरकार ने इन इंडस्ट्री वालों को बचाने के लिए कोई ना कोई प्रोटेक्टिव कंसेशन पकड़ा ही दिया है। ऐसा बार बार होने से इंडस्ट्री ने यह सीख लिया है कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट आए तो स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल हेजेस बनाने में दिमाग मत लगाओ, बस तुरंत सरकार को एक लेटर लिखो और राहत मांग लो। बिल्कुल डिफरेंट वॉर सेम लेटर वाली हालत है। अप्रैल 2026 का ये नया SOS लेटर भी बिल्कुल वही पुरानी मांगे दोहराता है जो इन लोगों ने 2008, 2012, 2018 और 2020 में की थी। कुछ भी नया नहीं है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है। सेक्शन 5, स्ट्रक्चरल फिक्सेस। क्योंकि ये कमजोरी बिल्कुल बुनियादी और स्ट्रक्चरल है, इसलिए इसका इलाज भी स्ट्रक्चरल ही होना पड़ेगा, ना कि पिछली बार की तरह सिर्फ एक और टेम्पररी वेवर। इस बेलआउट साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम जरूरी हैं। सबसे पहले सोर्स मटेरियल के अनुसार फ्यूल को स्टैंडर्ड GST के दायरे में लाना होगा, ताकि वो जो टैक्स कैस्केड हो रहा था वो रोका जा सके। और इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर की तरह एयरलाइंस को भी मजबूर करना होगा कि वो मिनिमम कैश बफर्स और फ्यूल हेजेस अपने पास जरूर रखें। यही नहीं, किसी भी नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर को तब तक मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए जब तक एयरलाइन अपने फ्यूल बर्न लिक्विडिटी बफर्स को पब्लिकली साबित ना कर दे। आखिर में ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही डीप और क्रिटिकल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारे रेगुलेटर्स आखिरकार इस सिस्टम की बुनियादी कमजोरियों को खत्म करेंगे और एक रेजिलिएंट, मजबूत इंडस्ट्री बनाएंगे, या फिर जब अगला ग्लोबल शॉक आएगा तो हिस्ट्री ऐसे ही खुद को दोहराएगी, जहां एयरलाइंस सिर्फ अगली जंग का इंतजार करेंगी और दोबारा बेल आउट मांगेंगी? ये एक ऐसी चर्चा है जिसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। हमारे साथ इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए शुक्रिया।